सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है टॉप 10 सुपर हीरो फ्यूजन्स इन मार्वल यूनिवर्स। यानी कि मार्वल की मूवीज में या फिर शोज में या फिर कॉमिक बुक के पन्नों में जब जब भी मार्वल के सुपर हीरोज ने अपनी पावर्स को कंबाइन किया और हमें दो या फिर उससे भी ज्यादा सुपर हीरोज के फ्यूजन्स देखने को मिले, जैसे कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स का वर्दी कैप्टन अमेरिका जिसने थॉर के हैमर को उठा के थॉर की पावर्स ले ली थी, या फिर हम बात करेंगे वेनम पूल की, एक ऐसा डेडपूल जिसे वेनम ने पजेस किया था। और भी क्रेजी कैरेक्टर है जिनको हम पावर्स के बेसिस पे रैंक करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये बताना मत भूलना कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. नंबर 10 ऑल सीइंग डेयरडेविल। तो नंबर 10 पे है ऑल सीइंग डेयरडेविल। ऑल सीइंग डेयरडेविल की स्टोरी कुछ ऐसी है कि कॉमिक में वॉर ऑफ फिल्म्स की स्टोरी के दौरान मैंगॉक ने हेमडाल की दोनों आंखें फोड़ दी थी। तो एसगार्ड का ऐसा गॉड जो कि पूरे यूनिवर्स को देखता था अब कुछ नहीं देख पा रहा था और किसी और को हेमडाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पर ये इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि हेमडाल जैसी सेंस मिलने के बाद कोई नॉर्मल इंसान पागल हो सकता था। पर डेयरडेविल जैसा कैरेक्टर जिसके पास बचपन से ही विजन नहीं था और उसने अपनी बची हुई सेंसेस को मास्टर करने में ही अपनी पूरी लाइफ गुजारी थी, वो कैरेक्टर एक्सपर्ट था ऐसी सेंस को हैंडल करने के लिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। और तभी हमें कॉमिक में ऑल सीइंग डेयरडेविल देखने को मिला। हेमडाल की स्वॉर्ड और उसकी पावर के साथ ऑल सीइंग डेयरडेविल पूरे यूनिवर्स को सेंस कर सकता था। लिटरली पूरे यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट पे अगर एक बटरफ्लाई भी उड़ रहा होगा तो ऐसा कहा गया था कि ऑल सीइंग डेयरडेविल उसे सेंस कर सकता था। और इसी के साथ साथ ये कैरेक्टर बाइफ्रॉस्ट को भी कंट्रोल करता था। तो हाँ, ये कैरेक्टर डेयरडेविल के अब तक के कॉमिक के सारे वर्जन में मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल था। और आई डोंट नो कि इस कैरेक्टर को हम फ्यूचर में कभी भी मूवीज में देख पाएंगे या नहीं, पर ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत कूल था। नंबर 9 स्टार लॉर्ड टिचाला। तो स्टार लॉर्ड टिचाला को आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ये मार्वल की व्हाट इफ सीरीज का पॉपुलर कैरेक्टर है और इसका ओरिजिन कुछ ऐसा है कि जब पीटर क्विल अर्थ पे पैदा होता है तब ईगो द लिविंग प्लेनेट अपने रेवेजर्स को यानी कि योंडू को भेजता है पीटर क्विल को लेने के लिए। पर यहाँ पे पीटर क्विल एक सेलेस्टियल का बेटा था और इसलिए वो काफ़ी हाई एनर्जी सिग्नेचर्स रखता था। पर इस एनर्जी सिग्नेचर को ट्रेस करते करते वो लोग गलती से वकांडा आ जाता है, क्योंकि वाइब्रेनियम के एनर्जी सिग्नेचर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। और वकांडा आके वो ओरिजिनल पीटर क्विल को नहीं बल्कि टिचाला को उठा लेते हैं और आगे जाके यही टिचाला स्टार लॉर्ड भी बनता है। तो ये कैरेक्टर ना सिर्फ स्पेस एडवेंचर करता है बल्कि ये वकांडा का प्रिंस भी है। स्टार लॉर्ड टिचाला आखिरी ऐसा कैरेक्टर था जिसके ऊपर लेट चैडविक बोजमैन ने काम किया था। मुझे ये कैरेक्टर पसंद है, मैं इस कैरेक्टर को लेकर और कंटेंट चाहता हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को लेकर एक डेडिकेटेड सोलो एडवेंचर सीरीज बनाई जाए। नंबर 8 वर्दी कैप्टन अमेरिका। वो कैप्टन अमेरिका जिसने एंड गेम में थॉर के म्योनिर को उठा लिया और थॉर की पावर्स के साथ अकेले ही थैनोस का सामना किया था। ये कैरेक्टर और ये स्पेशली मूवमेंट हमारे एमसीयू के फेवरेट मूवमेंट्स में से एक है और मुझे अभी भी याद है कि मैंने थिएटर्स में कैसे तालियां बजाई थी। अब देखो, इस कैरेक्टर का कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ना ही ये बताने की जरूरत है कि ये कैरेक्टर पावरफुल कितना था। कैप्टन अमेरिका ने परफेक्टली अपनी शील्ड और थॉर का हैमर जिस सिंक्रोनाइजेशन में यूज किया था पहली बार में, बहुत ही ऑसम था। पर मैं आपको कुछ थियरीज बताता हूँ। देखो, एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका ने थॉर के हैमर को बस थोड़ा सा मूव किया था पर वो उठा नहीं पाए थे। तो आखिर इसके पीछे राज क्या हो सकता है कि उसी कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम में हैमर को उठा लिया। कुछ थियरीज ऐसा कहती है कि कैप्टन अमेरिका को पता था कि वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के दौरान भी उस हैमर को उठा लेते, उनसे वो हैमर ऑलरेडी हिल गया था। पर क्योंकि इस चीज़ को करने से थॉर का ईगो हर्ट हो जाता और वो टीम के लिए अच्छा नहीं होता, कैप्टन अमेरिका ने हैमर नहीं उठाया था। यही एक लीडर की आइडेंटिटी होती है। तो दूसरी थियरी ऐसा कहती है कि उस वक्त पे कैप्टन अमेरिका ने एक सीक्रेट को अपने अंदर दबा के रखा था। उसने टोनी को ये नहीं बताया था कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला और कोई नहीं विंटर सोल्जर था। और इसी राज को अपने दिल के अंदर रखने की वजह से और इसी गलती की वजह से वो कंप्लीटली वर्दी नहीं थे। आपको इन दोनों में से कौन सी थियरी सही लगती है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7 आयरन हैमर एंड सोल्जर सुप्रीम। तो अपने पिछले वाले कैरेक्टर में हमने देखा कि किस तरीके से एमसीयू में हमें कैप्टन अमेरिका और थॉर की पावर को कंबाइन होता हुआ दिखाया गया, पर कॉमिक्स में आयरन मैन और थॉर भी कंबाइन हो चुका है।
लिटरली ये दोनों कैरेक्टर साथ में मिलके एक कैरेक्टर बन चुका है। और ये चीज होती है इन्फिनिटी वॉर्स की स्टोरी लाइन में, जहाँ पे गमोरा थैनोस के अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करती है। एक्चुअली थैनोस की जो सोच होती है वो गमोरा में बहुत डीपली रूटेड होती है, तो थैनोस के मरने के बाद भी गमोरा थैनोस के टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करती है। यानी कि थैनोस जिस तरीके से चाहता था कि यूनिवर्स की पॉपुलेशन आधी हो जाए और वो आधी पॉपुलेशन को मिटाने वाला था, उससे थोड़ा अलग गमोरा ज़्यादा मर्सीफुल तरीका सोचती है। वो सोचती है कि मैं यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मर्ज कर दूंगी, यानी कि दो कैरेक्टर्स को मर्ज करके एक ही कैरेक्टर, एक ही पर्सनैलिटी बना दूंगी और उस तरीके से पॉपुलेशन को आधा करूंगी। और इसी के चक्कर में वो हमारे सुपर हीरोज को भी मर्ज कर लेती है, जहाँ पे आयरन मैन और थॉर कंबाइन होके बनते हैं आयरन हैमर। और इतना ही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका कंबाइन होके बनते हैं सोर्सरर सुप्रीम, या फिर उससे आप सोल्जर सुप्रीम कह सकते हो। यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स ही फ्यूज नहीं होते, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्टोरी और उनकी डेस्टिनीज तक भी कंबाइन हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ आयरन हैमर और सोल्जर सुप्रीम नहीं, बल्कि और भी क्रेजी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि घोस्ट पैंथर जो कि घोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर का कॉम्बिनेशन है, या फिर एरिक नाइट जो कि स्पाइडरमैन और मून नाइट का कॉम्बिनेशन है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थे और कुछ हद तक वियर्ड भी थे। इन कैरेक्टर्स की स्टोरी को फ्यूज़ होते हुए देखना और एक कम्प्लीटली नई स्टोरी बनते हुए देखना व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। ये कॉमिक अपने आप में बहुत कूल है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस कॉमिक को कवर करूं तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं पूरी स्टोरी को भी कवर कर सकता हूं। नंबर 6, वेनम पूल। तो मार्वल की एक व्हाट इफ की सीरीज में वेनम कंबाइन होता है डेडपूल के साथ और ये सारी चीज़ें करता है बियॉन्डर, जो कि एक ऐसे कैरेक्टर को जन्म दे देता है जो कि बहुत ही वायलेंट है। ये वेनम पूल ना सिर्फ अपने यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज एंड विलन्स को मार देता है, बल्कि उन्हें लिटरली खा जाता है और अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग है कि आपने वेनम की मूवी में नोटिस किया होगा कि वेनम जिन भी क्रीचर्स को एज अ होस्ट लेता है वो धीरे धीरे मर जाता है, अनलेस एंड अनटिल वो होस्ट बहुत ही ज़्यादा वेनम के साथ कंपैटिबल हो, जो कि होना बहुत ही रेयर है। और बहुत ही रेयर इवेंट में वो किसी कैरेक्टर के साथ सिम्बियोसिस अचीव कर सकता है, जैसे कि उसने एडी ब्रॉक के साथ किया था। पर डेडपूल के साथ वेनम को ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वेनम डेडपूल के साथ कंबाइन होता है और उसे अंदर से मारता भी रहता है तो डेडपूल अपने आप को अंदर से हील करता रहेगा। और इसीलिए ये कैरेक्टर एक्चुअली कंबाइन हो सकता है, जो कि सोचना बहुत ही ज़्यादा कूल है। और हाँ, ये कैरेक्टर एक इविल डेडपूल कॉप को भी ज्वाइन कर चुका है। तो डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन मूवी में हमें डेडपूल कॉप्स दिखा दी गई है। क्या पता है इस कॉप का कोई इविल वर्जन भी एग्जिस्ट करता हो, जो कि फ्यूचर में हमें दिखाया जाए और उसमें हमें वेनम पूल दिखे। नंबर 5, वेपन एज। तो वैसे तो कॉमिक बुक में वुल्वरीन और हल्क जाने जाते हैं अपनी राइवलरी के लिए। ये कैरेक्टर कहीं बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, जिस चीज़ को हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में भी दिखाया गया, जहाँ पे हमें आइकॉनिक वुल्वरीन और हल्क की फाइट दिखाई गई। पर कॉमिक में एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर को साथ मिला के कंबाइन किया गया है। एक्चुअली जो साइंटिस्ट की टीम होती है जिन्होंने वेपन एक्स प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, जिससे वुल्वरीन को उसकी पावर्स मिली, और उन्होंने और भी म्यूटेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए जैसे कि सेबर टूथ, वो लोग एक पॉइंट पे कोशिश करते हैं कि वेपन एक्स की पावर्स को हल्क की गामा पावर्स के साथ मिलाया जाए और दोनों फार्मूला को साथ में जोड़ के एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, और उसी एक्सपेरिमेंट से जन्म होता है वेपन एच का। वो लोग एक प्रीवियस मिलिट्री पर्सनल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वेपन एच बनता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास हल्क की स्ट्रेंथ और उसका फिजिक है, तो साथ ही साथ वुल्वरीन जैसा स्केलेटन है जो कि एडमेंटियम से बना है और उसके क्लॉज भी है। इस कैरेक्टर को रोकना इम्पॉसिबल है। इस कैरेक्टर की पावर्स अनस्टॉपेबल है और उसको एक छोटी सी चोट पहुंचाने के लिए भी आपको एडमेंटियम या वाइब्रेनियम के वेपन्स लगेंगे, और उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से उसे मारना इम्पॉसिबल है। ये कैरेक्टर आफ्टर ऑल अपनी वेपन एक्स की फैसिलिटी को एस्केप कर जाता है और इन लोगों की पकड़ से निकल जाता है, जिसके बाद उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 9, फीनिक्स साइक्लॉप्स। तो वैसे तो हम साइक्लॉप्स एंड फीनिक्स यानी कि स्कॉट समर्स और जीन ग्रे को एज अ कपल देखते हुए आए हैं, पर कॉमिक में एक नहीं बल्कि दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे साइक्लॉप्स खुद फीनिक्स की पावर्स को पजेस कर चुका है। पहला पॉइंट था अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की कॉमिक्स में, जहां पे एक्समैन सामना करता है अवेंजर्स का, और क्योंकि वो लोग अवेंजर्स से वीक होता है तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं। एक्समैन की टीम के 5 मेंबर्स फीनिक्स की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बन जाते हैं फीनिक्स 5।
इसमें होते हैं कोलोसस, मैजिक, नेमोर, एमा फ्रॉस्ट और खुद साइक्लॉप्स। और जैसे धीरे धीरे बाकी के चारों कैरेक्टर्स हारते हैं, उनकी पावर्स भी आखिरी बचे हुए कैरेक्टर में आ जाती है जो कि साइक्लॉप्स होता है। तो साइक्लॉप्स का एक ऐसा वर्जन जिसके पास पूरी फीनिक्स की पावर्स थी। इस कैरेक्टर के पावर लेवल्स बियॉन्ड ओमेगा चले जाते हैं। और दूसरी बार साइक्लॉप्स ने फीनिक्स की पावर्स तब ली थी जब वो सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड पे गया था। साइक्लॉप्स ने एक फीनिक्स का एग अपने पास रखा था जिसमें से वो पूरी फीनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब कर जाता है और बनता है वापस फीनिक्स साइक्लॉप्स। और ये फीनिक्स साइक्लॉप्स डॉक्टर डूम के साथ फाइट करता है। हालांकि डॉक्टर डूम इस कैरेक्टर को हरा देते हैं, पर फीनिक्स साइक्लॉप्स के पावर लेवल्स इन्फिनिटी स्टोन से कम नहीं थे। और हाँ, इस कैरेक्टर की डॉक्टर डूम के साथ फाइट उस कॉमिक के आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक था। तो मार्वल की दो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक कॉमिक्स जो कि थी अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन एंड सीक्रेट वॉर्स, इन दोनों कॉमिक्स में साइक्लॉप्स फीनिक्स फोर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो हाई चांसेस कि फ्यूचर में कभी ना कभी किसी न किसी मूवी या फिर एटलीस्ट एनिमेटेड शो में इस चीज को फॉलो होता हुआ हम एमसीयू में देख पाएंगे। नंबर 3, नेक्रोगॉड लोकी। अब थॉर की एक अल्टरनेट कॉमिक्स थी जिसका नाम है ओल्ड किंग थॉर, जहाँ पे थॉर का एक अल्टरनेट वर्जन हमें दिखाया जाता है। थॉर का एक बूढ़ा वर्जन, एक किंग थॉर जो कि टाइम के एंड तक जिंदा रहता है। और इसी की स्टोरी में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विलन्स को फाइट करता है, जिसमें से मेरा फेवरेट था नेक्रोगॉड लोकी। लोकी का एक ऐसा वर्जन जो कि अपने मैजिक और इल्यूजन्स को तो एक बहुत ही लंबी एज तक मास्टर कर ही चुका है, पर साथ ही साथ उसके पास गॉड द गॉड बुचर का वेपन द नेक्रोस्वॉर्ड भी है। सोचो, एक आइकॉनिक एंटी हीरो, थॉर का सबसे आइकॉनिक एंटी हीरो लोकी, जो कि कंबाइन होता है थॉर के सबसे पावरफुल विलन गॉड द गॉड बुचर की पावर्स के साथ। इस कैरेक्टर के पावर लेवल्स मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे, और ऐसे चांसेस तो नहीं है कि ये कैरेक्टर कभी हमें मूवीज में दिखेगा, पर मैं बस एक आइडिया सजेस्ट करता हूँ, आप मुझे बताना आपको कैसा लगता है। देखो, लोकी की सीरीज में हमें ओल्ड लोकी दिखाया गया है जिसने इल्यूजन की आर्ट को किसी भी लोकी से ज्यादा अच्छा मास्टर किया है। क्या हो अगर इस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं वॉइड में द नेक्रोस्वॉर्ड मिले और ये कैरेक्टर नेक्रोगॉड लोकी मिले बने। मुझे ये चीज़ सोचने में ही बहुत कूल लग रही है। अगर मार्वल तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर ये वीडियो मार्वल के किसी भी लेवल के बंदे तक पहुंच रहा है, इस आइडिया को कंसिडर करो, फैंस पागल हो जाएंगे। नंबर 2, ऑनस्लॉट, जो कि कॉम्बिनेशन है प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो का। लिटरली एक्समैन के लीडर और एक्समैन के सबसे बड़े विलन का कॉम्बिनेशन। कॉमिक में एक पॉइंट पे जब मैग्नीटो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है, जो कि वुल्वरिन की बॉडी में से एडमेंटियम तक को खींच लेता है, उस पॉइंट पे उस मैग्नीटो को रोकने के लिए प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग को एंटर करते हैं। पर मैग्नीटो जो कि हॉलोकास्ट का सर्वाइवर है, उसके दिमाग में इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा हेट होता है जिसे प्रोफेसर एक्स भी हैंडल नहीं कर पाते और खुद उसके अंदर कैद रह जाता है। और उसके बाद प्रोफेसर एक्स को मैग्नीटो के दिमाग से निकालना और उनके निकलने के बाद भी उन्हें रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। और फिर हम डिस्कवर करते हैं कि एक्चुअली प्रोफेसर एक्स खुद इन सारी चीज़ों के बीच में से कैद होके एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उनके दिमाग के अंदर से एक विलन का जन्म होता है जो कि है ऑनस्लॉट। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास प्रोफेसर एक्स की और मैग्नीटो की दोनों की पावर है। ये कैरेक्टर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। मैग्नीटो जो कि इतना पावरफुल है कि उसके सामने सारे वेपन, सारे मेटल यूजलेस है, और जो कि प्लैनेट के मैग्नेटिज्म तक को कंट्रोल करता है, यानी कि अगर वो चाहे तो एक ही सेकंड में अर्थ का रोटेशन रोक के उसे डिस्ट्रॉय कर दे। प्रोफेसर एक्स जो कि टेलीपैथिकली किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है, फ्रीज कर सकता है और यहाँ तक कि कंट्रोल कर सकता है, और जबकि वो भी अपनी पावर्स को होल्ड बैक करता है। अगर प्रोफेसर एक्स चाहे तो एक सेकंड में किसी को पागल कर दे। पर हाँ, ऑनस्लॉट किसी भी पावर्स को होल्ड बैक नहीं करता। उसकी हेट हालांकि इन पावर्स को और एम्पलीफाई करती है, और ये दोनों ओमेगा लेवल पावर्स को उससे भी ज़्यादा फुल पोटेंशियल पे यूज़ करता है, और इसीलिए ये कैरेक्टर सबसे पावरफुल है। ऑनस्लॉट को रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और अवेंजर्स को साथ में आना पड़ा था। और अब आप ये सोचो कि एक्समैन 97 सीरीज के एंड में हमने इसी चीज़ को देखा है। मैग्नीटो ने वुल्वरिन के एडमेंटियम को निकाल लिया था और प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो के दिमाग में जाने के बाद वहाँ से बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और लिटरली दोनों ही कैरेक्टर अनकॉन्शियस है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है कि इस सीरीज़ के नेक्स्ट सीजन में हमें ऑनस्लॉट दिखेगा। आई एम वेरी सरप्राइज कि कोई भी इस कैरेक्टर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है, पर अगर ये कैरेक्टर दिखा तो आप वापस इस वीडियो पे आके मुझे क्रेडिट ज़रूर देना।
नंबर 1 कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स जहाँ पे थैनोस सारे सुपर हीरोज को मार रहा होता है, वहाँ पे फ्रैंक कैसल का कैरेक्टर जो कि ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, उसके पास मेफिस्टो आता है और उसे कहता है कि वो उसकी जान बचा सकता है, पर बदले में उसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को पॉजेस करना होगा। और पनिशर इस डील को एक्सेप्ट करते ही बन जाता है घोस्ट राइडर। और उसके बाद ये कैरेक्टर ऐसे गैलेक्टस के पास जाता है जो कि थैनोस से फाइट करते करते मर रहा था, और मरने से पहले वो पनिशर को अपनी पावर कॉस्मिक भी देता है। यानी कि अब पनिशर के पास घोस्ट राइडर की पावर्स भी है और गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक यानी कि उसके हेरल्ड्स वाली पावर भी है। आप लिटरली सोचो, पनिशर जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही स्किल्ड सुपर हीरो है, उसके पास स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी कि मिस्टिक की दुनिया की सबसे बड़ी पावर, और पावर कॉस्मिक यानी कि स्पेस की सबसे बड़ी पावर है। ये कैरेक्टर यूनिवर्स लेवल पे किसी भी थ्रेट का सामना कर सकता है। और इस कैरेक्टर की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे वो टाइम में पीछे जाके वापस थैनोस को रोकने की कोशिश करता है। इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी भी उतनी ही कूल है, और अगेन जैसा मैंने कहा, इसकी पावर्स अनमैच्ड है, और इसीलिए ये कैरेक्टर इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। अच्छा, अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं कॉस्मिक घोस्ट राइडर की पूरी कॉमिक या फिर स्टोरी भी कवर करूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।